जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम कक्षा 10 के उत्सर्जन यानी जैव प्रक्रम की जो चौथी यूनिट है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन को आज हम एकदम शॉर्ट में ट्रिक से पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ये 15 से 20 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा ये आप लास्ट तक देखिएगा। और जितने लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं वो 100% उन्हें समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक कापी एक कलम लेकर के बैठ जाइएगा, जितना भी बताएंगे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा नज़दीक आ रहा है। आप लोग ज़्यादा खूब शेयर करिए ताकि और बच्चे भी जुड़कर और अच्छे से ये चीज़ पढ़ सके, ठीक है ना। तो भैया टॉपिक का नाम है उत्सर्जन, नोट कर लीजिए आप लोग। अंग्रेजी इसका है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए कोई भी प्राणी सबसे पहले भोजन करता है और भोजन करने के बाद जब शरीर में पाचन की क्रिया होती है तब रक्त के द्वारा प्रोटीन, वसा, विटामिन यानी जो भी कुछ पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें पूरे शरीर तक क्या करते हैं, फैलाते हैं या संचरण करते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग ने परिसंचरण के नाम से पढ़े हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन के नाम से। तो भोजन करने के बाद ऐसा तो है नहीं जितना हम लोग भोजन करते सब हम लोगों के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है या सबसे एनर्जी मिल जाती है, सबसे ऊर्जा मिल जाती है। क्या आप लोग 1 लीटर दूध पीते हैं तो क्या पूरा आपको ऊर्जा मिल गई? जी नहीं, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में पाचन के बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है और उन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो आप क्या कहेंगे? शरीर में उपस्थित, परिभाषा लिखिएगा, शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। एकदम सिंपल सा इसका परिभाषा है, इसमें याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमने आपको क्या बताया कि शरीर में भोजन करने के बाद कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं या कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ हानिकारक होते हैं या एक प्रकार से कहते हैं विषैले पदार्थ बन जाते हैं, वो शरीर में उसका कोई काम नहीं होता है, उन्हीं को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भोजन करने के बाद शरीर में जब पाचन क्रिया के बाद जब कुछ भोज्य पदार्थ बचता है उन्हीं को बाहर निकाल देते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्योंकि आपको पता है ये जो उत्सर्जन लिखा है ये 2 भागों में अगर बांटेंगे तो एक हो जाएगा उत और दूसरा क्या होगा? सर्जन होगा। तो उत का अर्थ होता है बाहर, क्या होता है? बाहर। और सर्जन माने क्या होता है? शरीर। यानी शरीर से बाहर अगर उसको निकाल देते हैं तो वही क्या कहलाता है भैया? उत्सर्जन कहलाता है। एकदम सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त या यहाँ पे कह सकते हैं विषैले पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त या विषैले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, ठीक ना। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहे हैं, लिख दीजिए नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ लिख लीजिए नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या क्या होता है? अमोनिया, यूरिया आदि, अमोनिया, यूरिया आदि,
जल में घुलित अवस्था, जल में घुलित अवस्था शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। ठीक है। जो जैसे पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद क्या आपके शरीर में सभी उसका उपयोग हो जाता है या सबका हम उपयोग कर लेते हैं? जी नहीं, उसमें कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं रह जाता है। उन्हें अमोनिया या यूरिया जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। अमोनिया यूरिया जो बनता है वो क्या होता है, जल में घुल जाता है, उन्हीं को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। चलिए अगला हेडिंग होगा उत्सर्जन के प्रकार। हेडिंग क्या होगा, हेडिंग लिएगा आप लोग, उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार, इसे आप लोग लिखिएगा। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ अनेक होते हैं, कई प्रकार का होता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर देखिए, जितने भी प्राणी होते हैं सब उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। कुछ न कुछ सभी लोग गंदा पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकालते हैं और इसी के आधार पर ये 4 प्रकार होता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे जंतुओं भी कुछ अलग अलग प्रकार के निकालते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे ये कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, अमोनिया निकालते हैं, कुछ अमीनो अम्ल निकालते हैं, कुछ यूरिया निकालते हैं और कुछ यूरिक अम्ल निकालते हैं। तो इसके आधार पे 4 प्रकार होते हैं। आप लोग चारों का नाम नोट कर लीजिएगा। पहला होता है अमीनो अम्ल उत्सर्जन। पहला क्या होता है? अमीनो अम्ल उत्सर्जन। ठीक। और नंबर 2 होता है अमोनिया उत्सर्जन। क्या होता है? अमोनिया उत्सर्जन, अमीनो अम्ल उत्सर्जन, अमोनिया उत्सर्जन। तीसरा होता है यूरिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन। और चौथा होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जन, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। ये 4 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। ये लो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जंतुओं उत्सर्जी पदार्थ के अनेक प्रकार के होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल को बाहर निकालते हैं, कुछ अमोनिया को बाहर निकालते हैं और कुछ यूरिया को निकालते हैं और कुछ यूरिक अम्ल को निकालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए हेडिंग डालिएगा, मानव में उत्सर्जी तंत्र या मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्सर्जन तंत्र कहा है, अगर उत्सर्जी अंग कहता तो देखिए, आप जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है और ऊतकों का समूह अंग कहलाता है और अंगों का समूह अंग तंत्र कहलाता है।
यानी कि कई अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे उत्सर्जी अंग क्या हो गया, आप उत्सर्जी अंग में नाक भी कह सकते हैं, कान भी कह सकते हैं, और अपना फेफड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है, गंदे पदार्थ को निकाला है। किडनी भी कह सकते हैं, त्वचा भी कह सकते हैं। यानी बहुत सारे अंग होते हैं जो गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे त्वचा है, पसीना निकालता है, कान है तो खून निकलता है, नाक है तो यहाँ से म्यूकस आदि निकलता है, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र कहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि उत्सर्जन तंत्र मतलब होता है कि जिन तंत्रों की सहायता से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं वो उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। और उत्सर्जी अंग होता है एक मुख्य रूप से मानव में, अगर उत्सर्जी अंग की बात करें तो किडनी होता है। वृक्क क्या होता है, यह मानव का उत्सर्जी अंग होता है जो गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो हम लोग का कहा है मानव उत्सर्जी तंत्र। तो नोट करिएगा, मानव उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, लिख लीजिए। मानव में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव में उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मानव उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होते हैं। इनसे संबंधित को अन्य सहायक उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। इनसे संबंधित अन्य सहायक अंग जैसे, माने कि जब उत्सर्जी अंग किडनी या वृक्क होता है तो इनसे संबंधित कुछ और अंग लगे होते हैं। जैसे जब किडनी का हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे आगे, इसकी चर्चा बताएंगे, तो ये किडनी के साथ साथ ऐसे कुछ और अंग लगे होते हैं जो शरीर से क्या करते हैं, मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे, या आपको एक स्पेशल वीडियो इसके बारे में बनाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। ये क्या करें कि मानव उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है, और इनसे संबंधित अन्य सहायक अंग भी पाए जाते हैं, या इसके साथ साथ कुछ और अंग भी जुड़े होते हैं। जैसे मूत्रवाहिनियाँ, क्या होता है, मूत्रवाहिनियाँ, ठीक, कामा, या दूसरा लिख सकते हैं मूत्राशय और मूत्रमार्ग। दूसरा क्या है, मूत्राशय, और तीसरा क्या है, मूत्रमार्ग, ठीक है ना। ये अंग क्या होता है, इन उत्सर्जी अंग यानी वृक्क के साथ लगा होता है, या गंदे पदार्थ को निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर आपसे कोई पूछे, बताइए कि मानव में वृक्क से संबंधित कितने सहायक अंग होते हैं, तो 3 होता है। पहला मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है ना, ये 3 अंग होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा इम्पोर्टेंट बना करके, वृक्क कशेरुकी प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी अंग है। वृक्क कशेरुकी प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। जो वृक्क होता है वह कशेरुकी प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अच्छा, कशेरुकी प्राणी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट प्राणी, यानी वे प्राणी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है वो कशेरुकी प्राणी होते हैं। और जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं सबका मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी होता है या वृक्क होता है। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी किडनी करें, देखिए किडनी जो होता है यह एक अंग्रेजी शब्द है। किडनी क्या होता है, अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी में वृक्क कहते हैं। अभी कितने बच्चों को पता नहीं होगा कि किडनी अंग्रेजी की हिंदी, तो जान लीजिए कि किडनी एक अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, और हिंदी में इसे वृक्क कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अब अगला हेडर लिएगा, वृक्क की बाह्य संरचना। वृक्क की बाह्य संरचना सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। वृक्क की बाह्य संरचना,
माने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वृक्क की बाह्य संरचना। देखिए वृक्क जो होता है इसकी संख्या 2 होता है, लिख लीजिए। वृक्क मानव शरीर में एक जोड़ी अर्थात 2 पाया जाता है, एक जोड़ी अर्थात 2 पाया जाता है। यह सेम के बीज के आकार, सेम के बीज के आकार, सेम के बीज के आकार, किसके आकार होता है? सेम के बीज के आकार। कत्थई किस रंग का होता है? कत्थई या भूरे लाल, कत्थई रंग का या भूरा या लाल मिक्स होता है, कत्थई या भूरे लाल, ठीक है ना। रंग का अंग होता है, रंग का अंग होता है। याद करिएगा इसे कि जो वृक्क होता है उसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 किडनी पाया जाता है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और इसका जो रंग होता है वो कत्थई या भूरे रंग का होता है। अच्छा कैसा होता है? सेम के बीज के आकार। तो सेम का बीज आप लोग देखे होंगे, ऐसे दबा होता है सेम का बीज। सेम जानते हैं ना, गाँव में जानते हैं, चोखा वोखा बनता है सेम का, वो सेम के बीज के आकार का 2 ऐसे किडनी पाया जाता है। किस रंग का होता है? कत्थई रंग का या भूरे लाल रंग का होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 से 6 cm चौड़ा तथा 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है, मोटा होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग कि कितना मोटा, कितना लंबा, कितना चौड़ा होता है। 10 सेंटीमीटर ये होता है, ये लंबा होता है, और 5 से 6 सेंटीमीटर जो होता है यह चौड़ा होता है, और 2 से 5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक ना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर टोपी जैसी संरचना को, टोपी जैसी संरचना को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वृक्क के ऊपर टोपी जैसी संरचना क्या कहलाती है, या पूछा जाता है कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। देखिए अधि माने आधा, वृक्क माने किडनी, यानी किडनी के आधे भाग जो होते हैं ऊपर की तरफ हल्का सा उभरा होता है, उसी को अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको आगे बताते हैं। चलिए अच्छा, अब इसको रफ करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, लिख लीजिए। वृक्क के भीतरी धसे हुए किनारे के मध्य में, लिखिए, वृक्क के भीतरी धसे हुए, वृक्क के भीतरी धसे हुए किनारे के मध्य में, किनारे के मध्य में कीप के समान एक खोखली संरचना होती है। कीप के समान एक खोखली संरचना होती है।
एक खोखली संरचना होती है। मतलब जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, ऐसे किडनी संरचना होती है, इसके मध्य में यानी भीतर की तरफ यहाँ पर ये धंसी हुई एक कीप माने क्या होता है, आप लोग गाँव में सुने होंगे कुप्पी, ठीक है, जिससे आप गाँव में जो ऐसे बना हुआ संरचना होता है, इसे तेल ओल क्या होता है छोटे से मुंह वाले डिब्बे में डाला जाता है, तो ये क्या होता है, कीप होता है। वैसे एक कीप जैसी संरचना होती है, कीप जैसी संरचना होती है, समझ में आ गया ना। तो ये होता है आंतरिक संरचना इसकी। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, जो श्रेणी कहलाती है, ठीक है, इसी कीप जैसी संरचना को क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, जो श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रेणी का अंग्रेजी में कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। ये धंसी हुई संरचना क्या होती है, श्रेणी कहलाती है या पेल्विस कहलाती है। एक लाइन और लिख लीजिए, ये नलिका, ये जो दसा हुआ भाग होता है, ये नलिका दबकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मूत्र नलिका का निर्माण करती है, मूत्र नलिका का निर्माण करती है। ठीक, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो गया। चलिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेफ्रॉन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेफ्रॉन। इसे कहते हैं विक्राणु। क्या कहते हैं, विक्राणु, अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किडनी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या उत्सर्जन आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर नेफ्रॉन को नहीं जानते हैं तो बेकार है। तो नेफ्रॉन को सबसे पहले हम जानेंगे, जिसे शरीर का निर्माण छोटे छोटे कोशिका से होता है और मस्तिष्क का निर्माण या हड्डी का निर्माण छोटे छोटे कोशिका यानी न्यूरॉन से होता है। वैसे इस किडनी का निर्माण भी किससे होता है, नेफ्रॉन से होता है। विक्राणु, वृक्क धन अणु, यानी कि वृक्क का एक एक अणु क्या कहलाता है, विक्राणु कहलाता है। समझ में आ गया ना। तो आप लिख सकते हैं विक्राणु या नेफ्रॉन, कुछ भी लिख लीजिए। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इकाई कहा जाता है। विक्राणु या नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे आपने कहा था ना, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी इस किडनी का निर्माण नेफ्रॉन करता है। और इस किडनी की जो क्रिया होती है, जो फंक्शनल होता है, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के या वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। या किडनी जो होती है ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। लिख लीजिए, एक वृक्क में इसकी संख्या नोट कर लीजिएगा। एक वृक्क में इसकी संख्या, इसकी माने किसकी, नेफ्रॉन की, इसकी संख्या 8 से 12 लाख, 8 से 12 लाख महीन संरचना होती है। 8 से 12 लाख महीन संरचना होती है। 8 से 12 लाख महीन संरचना होती है। किडनी का निर्माण नेफ्रॉन से होता है। और बता दें, नेफ्रॉन संबंधित जो रोग होता है उसका अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है।
नेफ्रॉन का अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और मस्तिष्क के न्यूरॉन का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। जैसे न्यूरोलॉजी डॉक्टर होते हैं ना, जो मस्तिष्क संबंधित बीमारी को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। और किडनी संबंधी जो बीमारी होते हैं उस डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कोशिका संबंधी जो होते हैं उसे साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे जीवों का होता है इसे बायोलॉजी कहा जाता है, जंतुओं को होता है जूलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से इसकी शाखाएं बटी होती हैं। हम लोग क्या समझे हैं, यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा ठीक है। अब अगला नोट कर लीजिए आप लोग, एक पॉइंट और है, वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। माने जो वृक्क होता है उसमें मूत्र कैसे बनता है, वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। इसका मतलब क्या जानते हैं कि किडनी में मूत्र कैसे बनता है, किडनी में मूत्र कैसे होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा। वृक्क के नेफ्रॉन में, वृक्क के अभी नेफ्रॉन बताए थे हम लोग, वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। 3 प्रक्रियाओं द्वारा बनता है, ठीक है ना। पहला नोट कर लीजिएगा आप लोग, परानिस्यंदन। दूसरा नोट करिएगा वर्णात्मक या वर्णात्मक। तीसरा लिखिएगा चयनात्मक पुनरावशोषण, ठीक ना। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र बनता है। क्या बनता है, मूत्र बनता है, ठीक ना। इसका नोट करिए भैया, इसको भी इसके साथ ले लीजिएगा। नोट करते हुए चलिएगा एकदम शार्ट में। एनसीईआरटी यानी अरिहंत का जितने भी उत्सर्जन से आज इसी में हम समाप्त कर देंगे। अब अगला हेडिंग है कृत्रिम वृक्क। क्या है, कृत्रिम वृक्क। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आप लोग सुने होंगे जिन व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उनको क्या होता है, डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम अपोहन। क्या कहते हैं, कृत्रिम अपोहन। डायलिसिस अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम अपोहन। जिन व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उनको क्या होता है, या तो किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी को क्या करा जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से किडनी को निकाल करके उन व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं, लगा देते हैं। या अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो क्या होते हैं कि वह डॉक्टरों के द्वारा उनके शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो एकत्रित हुए होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं कृत्रिम अपोहन, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी खराब हो जाता है तो उनके शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को डॉक्टरों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसे कृत्रिम अपोहन या क्या कहते हैं, डायलिसिस की क्रिया भी कहते हैं। लास्ट हेडिंग है पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन माने एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखिए मानव की तरह पौधे भी होते हैं, पौधे के शरीर में भी गंदा पदार्थ बनता है, तो उन्हीं गंदा पदार्थों को शरीर से बाहर जब निकालते हैं तो वो पादपों में उत्सर्जन कहलाता है। पादपों में उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। पहला ठोस रूप में, दूसरा द्रव रूप में, और तीसरा गैस के रूप में। ठोस के रूप में क्या होता है जानते हैं, रेजिन निकलता है। क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। और क्या निकलता है,
गोंद निकलता है। द्रव के रूप में क्या निकलता है, H2O भी निकलता है, यानी जल भी निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। और गैस के रूप में आप सभी लोग जानते हैं क्या निकलता है, O2 निकलता है, यानी ऑक्सीजन निकलता है, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग अपने अंदर ग्रहण करते हैं और जो श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करते हैं। ये था अरिहंत किताब का शॉर्ट एकदम उत्सर्जन। जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख लेगा उसे उत्सर्जन कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आप लोगों को समझा दिए हैं। अगर किसी को कहीं समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर समझ में आ जाता है तो और लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।